पिंकी और बंटी बाहर खेल रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पिंकी और बंटी के चाचा का बेटा मिंटू भी वहाँ आ गया और बोला, अरे पिंकी बंटी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ मिंटू, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। बच्चे साथ में खेलने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद मिंटू बोला, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने आज खीर और पूड़ी बनाई है। मुझे तो खाने में बहुत मजा आएगा। मिंटू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर पिंकी और बंटी आपस में बात करते हुए कहते हैं, देख रहा है बंटी, ये लोग कितने खुशनसीब हैं जो आए दिन खीर, कभी पूरी और ना जाने क्या क्या खाते होंगे। अरे इनका सही है, अमीरों वाला खाना खाकर इन्हें बहुत मजा आता होगा। तुम सही कह रही हो पिंकी, काश हम भी अमीरों वाला खाना खा सकते। इस तरह दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपना मुंह लटकाकर अपने घर आ जाते हैं। तब उनकी माँ कहती है, पिंकी, बंटी, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, तब तक तुम्हारी पापा भी आती होंगी। तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। किरण सभी को दाल चावल लगा देती है। ये देखकर पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी आज फिर आपने दाल चावल बना दिया। हम तो रोज रोज दाल चावल खाकर बोर हो गए हैं। चाचा के यहाँ पर रोज अच्छा अच्छा खाना बनता है, एक आप हो दाल चावल के सिवा कुछ खिलाती ही नहीं हो। मम्मी आपको पता है, आज भी मिंटू के घर ना खीर पूरी बनी है। हमारा तो खीर पूरी खाने का बस एक सपना सा रह गया है। वो तो इतने अमीर भी नहीं है, फिर भी उनके घर रोज अमीरों वाला खाना बनता है। हम कब खाएंगे मम्मी अमीरों वाला खाना? पिंकी और बंटी की जिद को देखकर उसके पापा बोले, बच्चों, अभी दाल चावल खा लो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनवाऊंगा। पिता की बात सुनकर बेचारे बच्चे अब खुश हो जाते हैं। और क्या सच में पापा, पक्का आप हमारे लिए अच्छा खाना बनाओगे ना? अरे हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाऊंगा। देख रहा है बंटी, पापा कह रहे हैं वो जल्दी हमारे लिए अच्छा खाना बनवाएंगे। अब जल्दी से ये लटका हुआ मुंह सीधा कर और खाना खा ले। वैसे भी तुझे खेलते वक्त बहुत भूख लग रही थी ना? हाँ भूख तो लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर अमीरों वाला खाना मतलब अच्छा खाना बनेगा ही नहीं। ये सुनकर उनकी दादी कहती है, बनेगा बेटा, जरूर बनेगा, लेकिन अभी तो खाना खा लो। बच्चे चुपचाप खाना खा लेते हैं और कमरे में चले जाते हैं। तभी सुरेश की पत्नी और अपनी माँ को सुरेश बताता है, माँ, बारिश की वजह से आजकल काम मिलना बहुत कम हो गया है, तो वक्त का गुजारा जैसे तैसे चल जाता है, तो वही बहुत है। भला मैं बच्चों को स्वादिष्ट खाना कहाँ से खिलाऊं, आप ही बताइए। अजी वो बच्चे हैं, उनकी बातों को दिल से क्या लगाना। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों को तो हम बहला फुसला कर भी टाल देंगे। अरे नहीं किरण, हम बच्चों को बहला फुसला कर टाल नहीं सकते। वो आज तो मान गए, कल भी मान जाएंगे, लेकिन बार बार ऐसे उनको बहला फुसला नहीं सकते। इस तरह अब सभी लोग चुप हो जाते हैं और सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, पिंकी और बंटी खेल रहे थे। तभी मिंटू गूंजे खाते हुए वहां आता है। पिंकी और बंटी को दिखाकर चिढ़ाता है, देखो पिंकी और बंटी, माँ ने गुजिया बनाई है। मिंटू थोड़ी सी गुजिया हमें भी दे देना। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी गुजिया किसी को नहीं दूंगा। माँ ने मुझे खाने को दिया है, भला मैं अपना खाना तुम लोगों को क्यों दूं? मिंटू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी और बंटी का फिर से मुंह उतर जाता है। वो अपने घर आ जाते हैं। तभी उनकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी भी आ गए हैं, चलो सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, आज खाने में आपने क्या बनाया है? बना क्या होगा, मतलब पिंकी दाल चावल ही बना होगा। माँ को इसके अलावा कुछ खाना बनाना आता भी है? तो चुप रह, मैं तुझे नहीं माँ से पूछ रही हूँ। माँ, खाने में क्या बनाया है? बंटी ठीक कह रहा है पिंकी, खाने में दाल चावल ही बना है। नहीं माँ, आज हम दाल चावल नहीं खाएंगे। पिताजी, आपने कहा था कि आप जल्दी हमारे लिए
अच्छा वाला खाना बनवाओगे, लेकिन आप कुछ नहीं बनवाते। आप लोग झूठ बोलते हो। मिंटू को देखो, उसकी माँ तो उसे हर दिन अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। बच्चों की ऐसी जिद देखकर दादी उन्हें डांटते हुए कहती है, ये क्या तरीका है बच्चों, चुपचाप खाना खा लो। तुम्हें जो मिल रहा है उसे स्वीकारना सीखो। अरे बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त के दाल चावल भी नहीं मिलते। तुम्हें मिल रहे हैं तो तुम नखरे ही नहीं खत्म कर पा रहे अपने। दादी की डांट सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी किरण कहती है, माँ जी, इन सब में बच्चों की क्या गलती, वो तो बेचारे बच्चे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जेठ जी के यहाँ जाकर कुछ अच्छा खाने को मांग लाती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। अरे किरण, तुम तो जानती हो कि उन लोगों का नेचर बहुत ही घमंडी है। पता नहीं वो तुम्हें क्या क्या बोल दे। अजी, कुछ बोल भी देंगे तो अपने ही तो हैं, अपनों की बातों का बुरा थोड़ी ना मानते हैं। सुरेश बिल्कुल ठीक बोल रहा है किरण। अरे तू उन्हें अपना मानती है, लेकिन वो तुझे अपना नहीं मानते। अरे जिसने अपनी माँ को अपने पास नहीं रखा, वो भला तुझे अपना क्या मानेंगे। माँ जी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। माना कि वो हमें अपना नहीं मानते, पर क्या पता वो बच्चों के नाते ही सही कुछ दे दे। यही सोचकर किरण अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी, बच्चे कुछ अच्छा खाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि बारिश की वजह से इनका काम कुछ मंदा चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आप बच्चों को कुछ अच्छा खाने को दे देती तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाते। देखो देवरानी जी, अपने बच्चों को अपने घर का खाना बना हुआ खिलाना चाहिए। आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अपनी जेठानी की बात सुनकर किरण को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप घर आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि पड़ोसन के यहाँ से उसकी बेटी की मंगनी की दावत आती है। अगले दिन सभी लोग पड़ोसन की बेटी की मंगनी में जाते हैं। सभी लोग बैठे थे, तभी किरण को ऐसा लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ है। किरण अपनी पड़ोसन के पास जाकर बोली, क्या बात है दीदी, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊं। क्या बताऊं दीदी, दरवाजे पर सभी मेहमान हैं और खाना बनाने वाला आया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है दीदी, आप इतना परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, मुझे बहुत सारे लोगों का खाना बनाना आता है, मुझे अपनी रसोई में ले चलो। अब किरण किचन में जाती है और सारा खाना बना देती है। सभी मेहमान खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और तारीफ भी करते हैं। तभी पड़ोसन का पति किरण के पास आता है और कहता है, बहन जी, आपने खाना सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। मेरा एक ढाबा है जहां मुझे एक रसोइये की जरूरत है। यदि आपको ठीक लगे तो मैं वहां आपको नौकरी देना चाहता हूं। किरण बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। अगले दिन किरण अपनी पड़ोसन के पति के ढाबे पर खाना बनाती है। सभी ग्राहकों को खाना बहुत पसंद आता है। शाम को पड़ोसन का पति किरण से कहता है, अरे आपके हाथों के बने खाने में तो जादू है, जादू, और सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आया है। ये लीजिए आपके पैसे, मैं आपको रोज के पैसे रोज दिया करूंगा। और हाँ, ढाबे पर जो भी खाना बच जाएगा वो आप घर लेकर जा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। किरण खुशी से वो खाना अपने घर ले आती है। बच्चे खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन गरीबों के घर पहली बार अमीरों वाला खाना आया था। पनीर की सब्जी, कढ़ी, पूरी, दाल फ्राई, चावल, रायता, तंदूरी रोटी, सब कुछ बच्चे खाते हैं और खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद पिंकी कहती है, माँ, हम अपने चाचा के यहाँ भी थोड़ा सा खाना दे आते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी पैक कर देती हूँ। खाना पैक करके वो पिंकी को दे देती है और पिंकी और बंटी खाना लेकर अपनी चाची के यहाँ पहुँचते हैं और अपनी चाची को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर पिंकी की चाची अपने मन में कहती है, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरे घर में रोज अच्छा खाना बनता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी देवरानी के बच्चों को नहीं दिया, और उसके घर पहली बार अमीरों वाला खाना आया और फिर भी वो लोग मुझे नहीं भूले। इस तरह सिमरन को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया, जिसके बाद वो किरण के पास जाती है और किरण से माफी मांगती है।
फिर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं। शारदा अपने बेटे विजय, बहू रानी और 12 साल के पोते पिंकू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा। अरे इतना गला फाड़ कर बोलेगी तो गला नहीं सूखेगा तो क्या सूखेगा? हद होती है। जब से उठी हूँ तब से घर का पूरा काम किए जा रही हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बहू, थक जाती है, लेकिन इस बेचारी बूढ़ी पर तरस खाकर एक गिलास पानी दे दे। नहीं, मैं नहीं दे सकती। अगर इतनी ही प्यास लग रही है तो खुद से उठकर पी लो। जब देखो ये कर दे बहू, वो कर दे बहू, मानो तो इनकी नौकरानी हूँ जैसे। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद चलकर पानी पी लेती। मैं अंधी हूँ और बूढ़ी भी हूँ, तू समझ सकती है ना बहू। बहू, इतनी लाचार हूँ मैं। अरे लाचार वगैरह कुछ नहीं हो आप, बस काम चोरी कर रही हो। अब तो मन उठ गया है इस घर से, पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे। क्या लाचारी आ गई है मुझ पे। पहले मेरा बेटा एक आवाज लगाने पर मेरे हर काम कर दिया करता था, और अब ऐसा कि मुंह फेर कर चला जाता है जैसे कि मुझे जानता ही न हो। उफ, ये बदलते रिश्ते। शारदा अंधी थी और उम्र के साथ उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। शारदा अकेली खुद से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पिंकू आता है और दादी को पानी का गिलास देते हुए बोलता है, दादी ये लीजिए पानी, आपको बहुत प्यास लग रही है ना, ये लीजिए मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। आप ना चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा दादी। अरे मेरा बच्चा, बस तू ही तो है जिसको मेरी फिक्र लगी रहती है, वरना यहाँ तो हर कोई बदल जाता है, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। दादी, ये खून कैसे बदलता है और हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा खून बदल गया है? अरे मेरा बच्चा, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है कि खून के रिश्ते कैसे बदलते हैं, लेकिन तू ऐसे कभी मत बदलना। अगर तू बदल गया तो तुझ में और तेरे पिताजी में क्या ही फर्क रह जाएगा। अरे दादी, मैं पापा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पिंकू हूँ ना। दादी रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। दादी, आप किससे बात कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। पिंकू इतना बोलकर किचन में चला जाता है। जब वो खाना लेकर अपनी दादी के पास आ रहा था, तभी रानी पिंकू को बुलाती है और उसे बोलती है, बेटा पिंकू, ये खाना तू खाएगा मेरे बच्चे, भूख लग रही है ना मेरे बच्चे को? नहीं माँ, ये खाना दादी के लिए है, उनको बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। माँ जी, माँ जी, आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या? छोटे से बच्चे से खाना मांगती हो। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को भी चोट लग जाती ना तो क्या होता मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे से काम करवाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन बहू, मैंने तो पिंकू को कुछ बोला ही नहीं है कि मुझे भूख लगी है। वो खुद मेरे लिए खाना लेने चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरे पास से उठकर बाहर खाना लेने चला गया। माँ, दादी की कोई गलती नहीं है, दादी के लिए मैं खाना लेने आया था, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा करने को। अरे अभी से झूठ बोलने लग गया। माँ जी, आपके साथ रहेगा ना तो पता नहीं क्या क्या सीखेगा। आने दे तेरे पापा को, तब बताती हूँ। नहीं बहू, विजय से कुछ मत कहना, वरना इस छोटे से बच्चे को बहुत डांट पड़ेगी। मुझ बुढ़िया की बात मान ले बहू। अरे आप ही तो हो इस घर की सुख चैन छीनने वाली। अगर आपको अपने पोते से इतना ही प्यार है तो आज के बाद मेरी बेटी को कभी अपने पास मत बुलाना। ठीक है बहू, आज के बाद मैं अपने पोते से नहीं मिलूंगी, बस मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। शारदा के इतना गिड़गिड़ाने पर रानी पिंकू की शिकायत अपने पति विजय से नहीं करती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन रानी अपनी सास की शिकायत लगाती है, तभी विजय अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको जरा भी होश है या नहीं है? आपको समझ नहीं आता? चलो माना आपको दिखाई नहीं देता, आपके हाथ पाँव तो सही सलामत है ना? बेटा, तू बोलना क्या चाहता है कि मैं घर का काम करूं? लेकिन मुझे लगता है शायद तुझे दिखाई नहीं देता। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? थोड़ा सोचा करो। आप मेरी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, वो भी मेरी पत्नी के सामने, और मैं चुपचाप सुनता रहूं। हाँ बेटा,
मुझे माफ कर दे, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी और बूढ़ी हूँ, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। और इसे ही कहते हैं बदलते रिश्ते। माँ आप कुछ भी बोल रही हो, और यहाँ पर कौन सा रिश्ता बदल गया? मैं हूँ, रानी है, मेरा बेटा भी है, और आप खुद भी यहाँ पर हो। तो कैसा रिश्ता बदल गया? बताओ मुझे। पहले मैं थी और अब तेरे लिए तेरी बीवी है। मैं मर जाऊंगी ना, तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? रानी की तबीयत खराब है, आज बुखार है उसे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेटे, बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से। मैंने दवाई नहीं ली, ना ही तेरे पास मेरे लिए वक्त है, और ना ही बहू ने मुझे दवाई ला कर दी है। बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से, मेरे सीने में दर्द है। क्या? मैंने तो रानी को पैसे दिए थे ना दवा लाने को। रुको, मैं अभी रानी से पूछता हूँ। रानी, रानी। विजय रानी के पास जाकर शारदा की दवाइयों की बातें कर रहा था कि तभी रानी बेहोश होने का नाटक करती है और बाहर शारदा को भी दिल का दौरा पड़ता है। विजय रानी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, तभी शारदा के पास बैठा पिंकू बोलता है, पापा पापा, दादी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना, क्या हो गया दादी को? कुछ बोल भी नहीं रही है। कुछ नहीं हुआ दादी को, वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई है। मैं तुम्हारी मम्मी को देखूं कि दादी को देखूं? पापा पापा, दादी को देखो ना, दादी को क्या हुआ है? और माँ हमेशा दादी को डांटती रहती है, खाना तक नहीं देती। अभी बेकार का वक्त नहीं है मेरे पास, समय बर्बाद मत कर। तेरी मम्मी बेहोश है ना, उन्हें अस्पताल लेके जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। विजय अपनी बेहोश बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और दर्द से तड़पती माँ को उसी हालत में छोड़ देता है। तभी पिंकू अपने पड़ोसियों को बुलाता है। सभी लोग मिलकर शारदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विजय घर लौटकर आता है, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, वाह बेटा वाह, क्या लायक बेटा है तू अपनी माँ का। अरे मैं तो भूल ही गई कि सगी माँ कहाँ है तेरी, तभी तो सौतेले जैसा बर्ताव कर रहा है ना तू। क्या कह रही हो चाची? होश में हो आप? भला मैं अपनी माँ के साथ सौतेला बर्ताव क्यों करूँगा? तू है सी लायक। जिस माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर इतना बड़ा किया, तू आज उसी के साथ ऐसा कर रहा है। क्या? मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे उस देवी की कहानी यही नहीं रुकती। जिस दिन उसे पता चला ना कि तू सही तरीके से देख नहीं सकता, तू अंधा है, तभी उसने अपनी आंखें तेरे नाम कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैं पहले अंधा हुआ करता था। रुक, मैं तुझे कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उन तस्वीरों में तू अंधा और तेरी शारदा माँ बिल्कुल ठीक थी। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी। माँ है तुम्हारी, और अपनी माँ को कौन परेशान कर सकता है। लेकिन तूने दिखा ही दिया कि तू सौतेला था और रहेगा। विमला की बात सुनकर विजय अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ को अधमरी हालत में देखकर बहुत रोता है। शारदा के सामने जाकर माफी मांगता है। तभी शारदा की आंखें खुलती है और वो बोलती है, मेरा राजा बेटा है ना तू, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास मेरा परिवार है, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण आपके साथ ये सब हो गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बहू कहाँ है और मेरा पिंकू कहाँ है? चल अब मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू के जो तीखे ताने सुनने की आदत हो गई थी मेरी। शारदा की बात सुनकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। रानी को भी अब खुद के किए पर शर्म आती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद विजय अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कोकिला बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वह हर वक्त राम नाम जपती रहा करती थी। लेकिन वही कोकिला ने कुछ ही महीने पहले अपने बेटे विकास की शादी की थी और कोकिला अपने बहू में जो गुण ढूंढ रही थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। माँ ये गलती से गिर गया, क्या करूँ अब? शीला मुझे बिना बात ही सुनाएगी। तो जा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से घर में कितना काम होता है, लेकिन आप है कि उन कामों को बढ़ाने पे लगे हुए हो। कभी आपने मेरा काम करने का सोचा है?
अरे वो तो मैं चाय का कप किचन में रखने आ रहा था, तभी वो मेरे हाथों से छूट गई और देखो ना क्या हो गया। मैं तो तुम जैसे आलसी कामचोर इंसान से शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे बहू शांत रहा कर। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, जब मैं ये साफ कर ही रही हूँ तो। माँ जी, इन्हें आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। अगर मेरी ऐसी औलाद हो जाए ना तो मैं उसे मार मार के सुधार दूँ। बहू शांत हो जा। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रही है तू? कोकिला बहुत ही शांत रहती थी और वो अपने परिवार में भी शांति चाहती थी। लेकिन कोकिला की बहू शीला की आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसके बाद वो अपना आपा खो दिया करती थी। और कभी कभी तो वो किसी बात को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी कि उसकी इमोशनल कैरेक्टर को रोकना मुश्किल हो जाता था। अरे कोकिला, कहाँ है तू? मोहल्ले में मातम का माहौल छाया हुआ है। अरे कांता की सांस नहीं रही अब। क्या बात कर रही हो चंपा काकी? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या राम राम जप रही हो? वहाँ आपकी जानने वाली सुजाता काकी का राम नाम सत्य हो गया। तू चल, मैं अभी आती हूँ राम नाम जप पूरा करके। अरे रुकिए चंपा काकी, मैं भी चलती हूँ। सुजाता काकी के शोक सभा में मुझे भी उनसे बड़ा ही लगाव था। बहू सुन, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी। कोकिला हाथों में माला लिए राम नाम जपते हुए उसे फेर रही होती है और इतने में उसकी बहू शीला उसकी बातों का अनसुना करके सुजाता, जो उसकी पड़ोसन थी, उसके शोक सभा में शामिल हो जाती है। अब वहां पहुंचकर शीला सबके साथ रोने लगती है। अरे सुजाता काकी, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हम सबका आपके बिना क्या होगा? आपके बच्चे आपके बिना कैसे जी पाएंगे? और तो और वो पान वाला, उसका क्या, जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा था, आज तो उसने भी दुकान नहीं खोली। आपके मरने की खबर सुनकर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अब इसे कैसे शांत करवाऊं? कितना ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामे पर उतर आई है ये। रो तो ऐसी रही है जैसे सच में इसकी सास मर गई हो। अरे कोकिला, ये क्या बोले जा रही है? पान वाले से चक्कर? इसे यहाँ से लेकर जा, वरना यहाँ से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। तो तुझे क्या जरूरत थी इसे ये सब बताने की? तू जानती है ना, जब इमोशनल होती है तो जो ना भी बोलना हो वो सब बक देती है। अरे मुझे क्या पता था, ये ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ती। अब इसे शांत करवा और ले जा यहाँ से। अब कोकिला जैसे तैसे अपनी बहू को उस शोक सभा से घर लेकर आती है। अभी भी शीला सिसक सिसक कर रो रही थी। तेरा ड्रामा हो गया हो तो जाकर नहा ले, उसके बाद किसी काम में हाथ लगाना। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। कितनी अच्छी भली थी सुजाता काकी, परसों ही मुझे देखकर कह रही थी शादी को काफी समय हो गया है, मैं अपने पोता पोती का मुंह कब देखूंगी। बेचारी काकी ने मुझसे कितनी ही आस लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे बस कर बहू, बिना मतलब रोए जा रही है उस सुजाता के लिए। अरे सबको एक दिन जाना है, तुझे भी और मुझे भी। हम सबको चुप कर और शांति बनाए रख। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। माँ जी, हो गई मैं चुप। इतना रोना तो पड़ता ही है। आप तो मुझ पर बिना बात ही गुस्सा कर रही हो। शीला इमोशनल होने पर भी खुद को रोक नहीं पाती थी और जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप ही नहीं होती थी। ऐसे में कोकिला, जो शांत रहना पसंद करती थी, उसकी शांति भंग हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीला के हॉल में चला जाता है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे मेरी बॉल चली गई। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? ओए फूले गुब्बारे, यहाँ क्या लेने आया है? और तू अंदर कैसे घुस गया? पैरों में देख कितनी मिट्टी लगी है तेरे। अरे ओ आंटी, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, वही लेने आया हूँ मैं, और आपकी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी तो मोटे मुझे आंटी बोलेगा? कमसीन जवान लड़की को आंटी बोलेगा तू? कोकिला दादी, अरे देखो आपकी बहू मुझे मार रही है। ए कोकिला दादी, अरे बचा लो मुझे। अरे बच्चे की जान ले लेगी ये। अरे मार देगी मुझे। अरे मेरी दादी चंपा का क्या होगा? अरे वो बेचारी किसको पोता पोता करके अरे बिस्किट खिलाएगी, अरे चॉकलेट खिलाएगी।
बहू क्यों परेशान कर रही है तू बच्चों को? और अगर गलती से उसका बॉल अंदर आ गया है तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? बच्चा है, उन्हें बॉल दे दे, चले जाएंगे यहाँ से। माँ जी, इस मोटे के मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाइए आप। इसका ये रोना धोना ना सब नाटक है। एक नंबर का नौटंकी है ये मोटा। कोकिला अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो गोलू को उसका बॉल निकाल कर दे देती है। गोलू भी बॉल पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब गोलू जाने लगता है तो शीला गोलू को चिढ़ाते हुए बोलती है, मोटे, अब दोबारा आया ना तो यही बॉल तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, समझा? बहू शांत रहे, वो बच्चा है। अब तू क्या बच्चों से भी ऐसी लड़ेगी? इस उम्र में तुझ पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ जी, उस मोटे ने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे आंटी कहा। अरे वो चंपा का पोता है, जैसे उससे तू बात करेगी वो भी तुझसे वैसे ही बात करेगा। कोकिला अपनी बहू को समझाती रहती है लेकिन शीला अपना मुंह तक बंद नहीं करती जब तक गोलू रोने नहीं लगता। अब चंपा भी कोकिला को उसकी बहू की हरकतों पर सुनाकर जाती है। कोकिला इन सब से परेशान हो चुकी थी लेकिन अब वो भी क्या करती, अपनी बहू को समझा देती और वो समझती ही नहीं थी। एक रोज चंपा, शीला और कोकिला साथ में बाजार जाते हैं। बहुत जल्दी चल, सब्जी लेने में ही इतना समय लग गया है कि अब शाम हो चुकी है। घर पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। माँ जी देखिए, किसी की शादी होने जा रही है। अरे माँ जी, इन्होंने तो नागिन धुन बजा दिया। अब मैं अपने आप को कैसे रोकूं? अरे बहू, लेकिन सुन तो, कहाँ जा रही है? हमें घर जाना है। तेरी बहू बिल्कुल शांत नहीं है। भगवान ने भी कहाँ ऐसी बहू घर भेज दी। राम रे राम, देख तो कोकिला कैसी नागिन की तरह नाच रही है। अब मैं क्या करूं इस औरत का? जितनी बार भी मैं इसे शांत होने को कहती हूँ, ये उतनी ही ज्यादा अशांति फैला देती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं आने जाने ही नहीं दिया कर, वरना किसी दिन ये तुझे बुरा फंसाएगी। आज मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, बस बहुत हो गया। चल चंपा, हम घर चलते हैं। इसका जब नाच खत्म होगा तब वो खुद आ जाएगी। कोकिला गुस्से में अपनी बहू को अनजानी बारात में नाचता हुआ छोड़ाती है और घर आकर भगवान के पास राम नाम जाप करने बैठ जाती है। इधर बारात आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी सास और पड़ोसन चंपा काकी वहाँ है ही नहीं। लगता है माँ जी घर चलेगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मुझे कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँचना होगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, माँ जी की एक बात नहीं मानती हूँ। देखो तो रात हो चुकी है और ये दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। भाग शीला भाग, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब जैसे तैसे शीला घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपनी सास से माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद शीला कितनी घबराई होती है कि वो दोबारा कभी अपनी सास की बात ना मानने की गलती नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।